नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो हमारा एमपीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमने 15 टेस्ट कर लिए थे, 14 कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 15 टेस्ट। जो 15वां टेस्ट है वो हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, इतिहास है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, बिल्कुल मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, मंदिर है, ठीक है, मस्जिद है, आपके कुछ इमारतें हैं, ठीक है, किस वंश का कौन राजा था, किसने किसको मारा, किसने क्या किया, कौन सा अभिलेख है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से निकल के आते हैं। और हर एक एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है आपका इतिहास का पेपर। और साथ में अगर हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आपको एमपीपीएससी में आपको सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि लगभग लगभग आपसे एमपी का कितना पूछेगा, वो लगभग 30 से 40 नंबर का आपसे क्या करेगा, एमपी पूछेगा। तो निश्चिंत होकर के आप क्या करें, तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, जिस तरह से हम पढ़ रहे थे, ठीक है, किस तरह से 25 से 30 मिनट में हम क्या कर रहे थे, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे कि कितने समय में कितना हो रहा है। लेकिन अब हमें क्वांटिटी पर ध्यान ना दे करके हमें देना है क्वालिटी पर ध्यान। किस पर देना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है। क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, उससे संबंधित जो फैक्ट होंगे मैं वो बताते चलूंगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव में जो संबंधित जो फैक्ट होंगे मैं आपको वो बताते चलूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको बहुत सारे एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। क्लियर है यहाँ पर? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है आज का मध्य प्रदेश के इतिहास का, कि गुप्तकालीन तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। देखिए, गुप्तकालीन तिगवा मंदिर। अब अगर हम बात करें गुप्त काल की, पहले किसकी बात करते हैं हम, गुप्त काल की। भाई गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसमें क्या है, आपका तिगवा का विष्णु मंदिर है। तिगवा जो आता है वो आता है आपका कहाँ पर, जबलपुर में आता है। कहाँ आता है तिगवा, जबलपुर में। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर मिल गया हमें कि भाई जबलपुर में। लेकिन हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी भाई, श्रीगुप्त ने क्या किया था, गुप्त काल की स्थापना किया था। क्लियर है? अब ये जो मंदिर है विष्णु मंदिर, ठीक है, तिगवा का जो विष्णु मंदिर है मध्य प्रदेश के कहाँ पर है भाई, जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर में है। जबलपुर को क्या कहा जाता है, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, संस्कार धानी के नाम से। और महाकौशल क्षेत्र भी कहा जाता है किसको, हाँ, आपके जबलपुर को। अगर हम सतना की बात करें तो सतना में आपका क्या है, मैहर है। क्या है भाई, मैहर है। और सतना में ही आपको देखने को एक चीज़ क्या मिलेगी, वो है आपका क्या, सबसे महत्वपूर्ण, वो है भरहुत स्तूप। क्या है भाई, भरहुत स्तूप है। ठीक है, इस भरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने चालू करवाया था। अशोक ने करवा दिया था, लेकिन ईंटों से बना था। लेकिन उसका विस्तार किसने किया, शुंग वंश, जो कि मौर्य वंश के बाद क्या आए थे, शुंग वंश आए थे, उन्होंने किया था। ध्यान रखना, जो मौर्य वंश थे, मौर्य वंशों ने क्या किया था, जो मौर्य वंश का जो शासक था कौन, अशोक, इसने क्या करवाया था, जो भरहुत स्तूप है कहाँ पर, सतना में, उसका निर्माण करवाया। लेकिन जो शुंग वंश आए मौर्य वंश के बाद में, क्योंकि मौर्य वंश का जो शासक था अंतिम, वो था कौन, बृहद्रथ। कौन था भाई, बृहद्रथ था। ठीक है, इस बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी भाई, पुष्यमित्र शुंग ने की। और पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की, जो अंतिम शासक था कौन, वो मौर्य वंश का बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी और खुद कहाँ पर बैठ गया, हाँ, राज शासन पर बैठ गया। कौन, पुष्यमित्र शुंग। जब ये शुंग वंश की स्थापना हुई तो शुंग वंश ने क्या किया, जो सतना में भरहुत स्तूप था उसका क्या करवाया, विस्तार करवाया। क्या करवाया, विस्तार करवाया। तो ध्यान रहेगा कि बृहद्रथ क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक। और मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश का प्रथम जो शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त। संस्थापक जो था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, जिसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई, हाँ, चाणक्य था। कौन था भाई, चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ध्यान रखना, मौर्य वंश के बाद कौन आया, शुंग वंश आया।
और शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए हम यहाँ पर देखें पन्ना की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो पन्ना में क्या है आपका? पन्ना में याद रहे आप लोग को कि पन्ना के अजयगढ़ में, पन्ना के कहाँ? अजयगढ़ में। ठीक है, अजयगढ़ में क्या है आपका? हाँ, जो आपका वो मिलेगा नचना कुठार मंदिर मिलेगा आपको, नचना कुठार मंदिर मिलेगा। कहाँ पर आपके? हाँ, पन्ना के अजयगढ़ में। क्लियर है? यहाँ पर ये भी क्या है, जो नचना कुठार है ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है? गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा है ये? गुप्तकालीन मंदिर है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, रायसेन की अगर हम बात करें, तो रायसेन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या? सांची। दूसरा आपका क्या है? भीमबेटका। क्या है आपका? भीमबेटका। तीसरा क्या है आपका यहीं पर जो रायसेन में? वो है भोजपुर मंदिर। क्या है आपका? भोजपुर मंदिर। और चौथा क्या है? वो है आपका मंडी द्वीप। क्या है आपका? मंडी द्वीप। तो क्लियर है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको परफेक्ट होनी चाहिए। आप लोग क्या करें, कॉपी उठा के रख लें। ठीक है, बिल्कुल कॉपी रख लें, पेन रख लें और नोट डाउन करते चलें, मैं जो चीज़ें बताते चल रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर भूल जाओगे आप, एक बार में याद होगा नहीं, तो दोबारा आपको रिवीजन करने के काम आ जाएगा। ठीक है, ये चारों चीज़ आप लोग याद रखें रायसेन के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना क्या? सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास में। देखिए, निम्न में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर की भांति बताया गया है? निम्न में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर की भांति बताया गया है? तो ये कौन सा है भाई? ये है आपका कौन सा? तुमेन अभिलेख। क्या है आपका? तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख में जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, उसे क्या बताया गया है? शरदकालीन सूर की भांति बनाया। मतलब जो शरद ऋतु होती है, ठीक है, शरद काल में जो सूर जो निकलता है उसकी भांति उसे क्या बताया गया है? कुमारगुप्त को बताया गया है। शरदकालीन मतलब शरद ऋतु जब होती है उस समय जब जिस तरह से जो सूर होता है ना, बहुत ठीक है, बहुत चमकीला और बहुत शानदार लगता है सूर का, है ना। देखा होगा आप लोगों ने कि शरद ऋतु में जो सूर है बहुत शानदार लगता है हमें देखने में भी और महसूस करने में भी। जो हम जब उस समय थोड़ी थोड़ी ठंड होती है नॉर्मल, तो उस समय सूर बहुत शानदार लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिलेख है, ये अभिलेख कहाँ पर है? तुमेन अभिलेख। अब ये तुमेन अभिलेख कहाँ है भाई? तुमेन अभिलेख में बताया गया है। तुमेन अभिलेख है कहाँ? ये है आपका अशोकनगर में। कहाँ पर है आपका? अशोकनगर में है। ध्यान रहेगा आप लोग को, अशोकनगर में क्या है? तुमेन अभिलेख में अभिलेख है जिसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर की भांति बताया गया है। समझ में आ गया? अब यहीं पर अगर हम देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए एरण अभिलेख। ये एरण अभिलेख कहाँ पर है? आपके सागर में है। कहाँ पर है भाई? सागर में क्या है आपका? एरण अभिलेख है। उदयगिरी अभिलेख ये कहाँ है आपका? ये है आपका विदिशा में है। कहाँ पर है भाई? विदिशा में है। क्या आपका? उदयगिरी अभिलेख। दसपुर अभिलेख ये आपका कहाँ पर मिलता है? ये आपको मिलेगा मंदसौर में। कहाँ पर मिलेगा भाई? मंदसौर में क्या मिलेगा आपको? दसपुर, जो कि मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दसपुर है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है अपना? हाँ, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? देखिए, दसपुर अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दसपुर अभिलेख का संबंध किससे है भाई? मंदसौर जिले से है। किससे है? मंदसौर जिले। और मंदसौर जो है आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे भाई? शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। और शिवना नदी जो है कहाँ पर जाकर के? चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। किस नदी में जाकर मिलती है? चंबल नदी में जाकर के कौन मिल जाती है? शिवना नदी मिल जाती है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिए कि मंदसौर का किला, क्या भाई? मंदसौर का किला एक क्या है आपका? मंदसौर का किला। ये मंदसौर का जो किला है ना, ये भी कहाँ है? किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे मंदसौर का किला भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है, तो याद रहे आप लोगों की किसके किनारे है? आपके शिवना नदी के किनारे है। ठीक है, यहीं पर आपको ध्यान होगा कि पशुपतिनाथ का मंदिर, किसका? पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर भी कहाँ पर है आपके? हाँ, कहाँ पर है? मंदसौर में है। और साथ में ये किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे भाई? शिवना नदी के किनारे है।
एकमात्र हमारे मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ मतलब क्या, भगवान शिव की बात हो रही है, उन्हीं का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर और क्या क्या दिया अपन को। मंदसौर हो गया हमारा। ठीक है, जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर में क्या है आपका, भेड़ा घाट है। क्या है आपका, भेड़ा घाट है भाई, भेड़ा घाट है। और यहाँ पर क्या है आपका, धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ा घाट में क्या है आपका, धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर बनता है। ठीक है, बहुत शानदार दिखाई देता है। नीमच की अगर हम बात करें तो नीमच जो है सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए है भाई, अफीम के लिए। किसके लिए, अफीम के लिए नीमच फेमस है। क्लियर है। रतलाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, अंगूर अनुसंधान संस्थान है। क्या है यहाँ पर, अंगूर अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर भाई, रतलाम में। ठीक है, और रतलाम में एक और याद रख लें, सेलाना अभ्यारण्य भी यहीं पर है। कहाँ पर भाई, हाँ, सेलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, रतलाम में है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, फोर्थ क्या दिया है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है अपने पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अपने पास में कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस शासक को पराजित करके पश्चिमी मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, याद रहे आप लोग को कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, ये मौर्य वंश का नहीं है। ये किस वंश का है, ये गुप्त वंश का है। ध्यान रखना, ये किस वंश का है, गुप्त वंश की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, गुप्त वंश का शासक था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को पराजित करके पश्चिमी मालवा, जो आपका पश्चिमी मालवा है, ठीक है, उसको कहाँ कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये किस शासक को हरा करके भाई, ये हराया था किसको उसने, रुद्र सिंह तृतीय को। किसको हराया था, रुद्र सिंह तृतीय को किसने हरा दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया था। जो हमारा मध्य प्रदेश का पश्चिमी मालवा है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा गुजरात वाला भाग कुछ। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, जैसे डायग्राम बना दूं यहाँ पर। ठीक है, ठीक, ये बना दिया। तो ये जो भाग है, ये पश्चिमी मालवा कहलाता है। ये भाग कौन सा कहलाता है भाई, आपका पश्चिमी मालवा कहलाता है। कौन सा भाग है ये पश्चिमी मालवा है। ध्यान रखना। तो यहाँ से ये जो कुछ कुछ इलाके हैं यहाँ के और कुछ गुजरात के, ये सारे के सारे किसने जीत लिया था, हाँ, जो यहाँ पर क्या था आपका पश्चिमी मालवा को कहाँ पर मिला लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और ये जो भाग था, ये किसका भाग था भाई, हाँ, ये था किसका, रुद्र सिंह तृतीय का भाग था। मतलब उसके अधीन था, लेकिन किसने जीत लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीत लिया। क्लियर है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में, सॉरी, बाकाटक, या इसको बोलते हैं हम क्या, ध्यान रखना, बाकाटक बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, बकाटक बोलते हैं। बाकाटक या बकाटक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन व्यक्ति था। तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो कि क्या था आपका, बाकाटक वंश का अंतिम शासक था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसका जो प्रथम संस्थापक कौन था, तो बिंध्य शक्ति था। कौन था भाई, बिंध्य शक्ति क्या था, बाकाटक वंश का क्या था, संस्थापक था। ध्यान रखना, संस्थापक कौन था भाई, बाकाटक वंश का, हाँ, बिंध्य शक्ति था। और अंतिम जो शासक था वो था कौन, पृथ्वीसेन। कौन था, पृथ्वीसेन क्या था, अंतिम शासक। और प्रथम शासक कौन था, बिंध्य शक्ति था। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मेघ वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। मेघ वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ये किस जिले से है भाई, बघेलखंड से है। कहां से है, बघेलखंड से किसका संबंध है, मेघ वंश का संबंध है। क्लियर है। मालवा जो है, मालवा को क्या बोलते हैं अपन, गेहूं का भंडार कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, गेहूं का भंडार मालवा को कहा जाता है। निमाड़ जो क्षेत्र है आपका, निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, आप लोग को बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि निमाड़ क्षेत्र में आपका खरगोन, ठीक है, खंडवा, ठीक है, बड़वानी, बुरहानपुर, ठीक है, ये क्षेत्र क्या आते हैं आपके, किस में आते हैं, निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। ध्यान रहे आप लोग को, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन। देखिए ये और एक और याद रखो कि बुंदेलखंड वाला जो भाग है अपना, ये ऊपरी वाला जो भाग होता है, जो ग्वालियर है आपका, थोड़ा सा ग्वालियर भाग ले लो आप, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आएगा ग्वालियर का भाग। महत्वपूर्ण क्या है आपका, टीकमगढ़ है आपका, टीकमगढ़ है, ठीक है, साथ में निवाड़ी है, ठीक,
थोड़ा सा भाग ले लो अशोकनगर का, ठीक है, पन्ना है, ये सारे के सारे क्या है आपके बुंदेलखंड वाला इलाका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित है? देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। ऐसा कौन सा किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है जिसमें उसका नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शिनी मिलता है। तो ये कौन सा है भाई? ये है आपका गुर्जरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? गुर्जरा अभिलेख है। इस गुर्जरा अभिलेख में ही जो अशोक है, ठीक है, जिसने सांची स्तूप बनवाया, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है, जिसने कलिंग का युद्ध जीता, वही अशोक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। ये महान जो सम्राट अशोक था, इसका जो नाम है देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। कहाँ पर, किस अभिलेख में मिलता है भाई? ये गुर्जरा अभिलेख मिलता है। अब ये गुर्जरा अभिलेख है कहाँ भाई? ये है आपका सीहोर में, सॉरी दतिया में। कहाँ पर है भाई? ये दतिया में है, ध्यान रखना। क्या है यहाँ पर? ये दतिया में है। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? ये भी अशोक का अभिलेख है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? जबलपुर में है। कहाँ पर है भाई? जबलपुर में है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, पान गुराड़िया अभिलेख, क्या है आपका? पान गुराड़िया अभिलेख, ये कहाँ है आपका? ये है सीहोर में। ये कहाँ पर है भाई? ये सीहोर में है, ध्यान रखना। ये भी किसका है? अशोक का अभिलेख है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके साम्राज्य की जानकारी मिलती है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 8 में। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। बिंदुसार के समय अवंती का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था या किसे बनाया गया था? देखिए, अवंती का राज्यपाल को उस समय क्या कहा जाता था? प्रांतपति कहा जाता था। क्या बोलते थे? प्रांतपति कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो अवंती है, ये अवंती जो है आज का क्या आपका? उज्जैन। आज का क्या आपका? उज्जैन। ये जो अवंती है, ठीक, अवंती किसके अंडर में था उस समय? जो बिंदुसार मतलब मोर वंश के किसके भाई? मोर वंश के अंडर में था। क्या आपका? अवंती। बोले तो क्या आपका? उज्जैन। ठीक है, अब जब ये उसके अंडर में था, मतलब मगध में शामिल था। किस में शामिल था भाई? मगध में शामिल था। क्या आपका? उज्जैन। ठीक है, अब इसने क्या किया बिंदुसार ने कि अवंती का जो राज्यपाल है वो किसे नियुक्त कर दिया? अपने छोटे पुत्र अशोक को कर दिया। किसको कर दिया? अशोक को। तो अशोक कहाँ रहा करता था भाई? हाँ, उज्जैन में। कहाँ पर भाई? उज्जैन में, क्योंकि वहाँ का क्या था? ये राज्यपाल था। ठीक है, लेकिन अशोक ने क्या किया? एक व्यापारिक जो केंद्र बनाया, वो बनाया किसको भाई? विदिशा को। किसको बनाया? विदिशा को। क्या किया इसने? जब ये क्या था? राज्यपाल था, ध्यान रखना, ये राज्यपाल था, प्रांतपति था, तो इसने क्या किया? विदिशा जो है महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, क्योंकि वहां से क्या है, हर तरफ आने जाने की जो सुविधाएं थी, जो मार्ग था वो महत्वपूर्ण था। तो व्यापारिक जो केंद्र है ये क्या बन गया? विदिशा बन गया। अब इसने जब विदिशा बनाया तो क्या किया अशोक ने? अशोक को क्या हुआ? एक कन्या से क्या हो गया, जिसको इसका नाम क्या था आपका? ध्यान रखना, उसका नाम क्या था? महादेवी। क्या था? महादेवी, या फिर देवी, कहीं कहीं मिलता है, देवी मिलता है। तो इससे क्या हो गया? इनको प्रेम हो गया। किसको? अशोक को प्रेम हो गया भाई। ठीक है, जब प्रेम हुआ तो इन दोनों ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया भाई? विवाह कर लिया। किसने? अशोक ने किससे? महादेवी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्लियर हो गया? हाँ, और महादेवी ने एक शर्त भी रखी थी। वो शर्त क्या थी? कि तुम कभी भी, मतलब मैं कभी भी कहाँ नहीं जाऊंगी? पाटलिपुत्र नहीं जाऊंगी, पटना नहीं जाऊंगी। तो हमेशा कहाँ रही ये? हाँ, विदिशा बोले तो अवंती में ही रही। ठीक है, अवंती साम्राज्य में ही रही है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। तो कभी भी वो गई ही नहीं। कौन? महादेवी। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 9 में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रख लो। देखिए, ये जो घनानंद नाम है, ये घनानंद कौन है भाई? ये घनानंद वही है जिसे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर ही क्या किया था? अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना इस चीज का। अग्निमित्र कौन है भाई? ये अग्निमित्र जो है, आप लोग को याद होना चाहिए कि अग्निमित्र क्या है। ये अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। किसका भाई? पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग का क्या था? ये पुत्र था। कौन? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग वही है जिसने क्या किया था? मौर्य वंश के अंतिम शासक,
ध्यान रखना, मौर्य वंश का अंतिम शासक मैंने अभी आप लोग को बताया थोड़ी देर में कौन था। हाँ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। कौन था भाई? बृहदत्त। और इसी बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र कौन था भाई? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था। आगे और बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 9 में। देखिए, दीपवंश के अनुसार, दीपवंश के अनुसार निम्न में से किस राजा ने उज्जैन नगर की स्थापना की थी? ठीक है, किस वंश के अनुसार? दीपवंश, सॉरी, किस वंश के अनुसार? दीपवंश के अनुसार। ध्यान रहे, दीपवंश के अनुसार निम्न में से किस राजा ने उज्जैन नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। ये कौन था भाई? अच्युतगमी। कौन था? अच्युतगमी था। इसने क्या किया था? किसकी स्थापना की थी? उज्जैन नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित था? तो याद रहे आप लोग को कि हमारे पूरे भारत में कितने महाजनपद थे भाई? 16 महाजनपद थे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 16 महाजनपद थे, ठीक है। सॉरी, 16 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जनपद थे भाई? 2 जनपद थे। कितने जनपद थे? ध्यान रखना, 2 जनपद। अगर वो पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कितने जनपद थे, तो 2 जनपद थे, ठीक है। और वो 2 जनपदों में कौन कौन से भाई? वो थे आपके क्या? एक तो था आपका चेदी। क्या था आपका? चेदी, जो कि आपके गंगा और नर्मदा नदी के बीच वाला जो भाग है, ठीक है। गंगा नदी, ठीक है, हमारा मतलब उसके ऊपर जाती है। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये क्या है आपकी? ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्या जा रही है अपनी? गंगा नदी, नर्मदा नदी जा रही है। और ये क्या जा रही है? हमारी गंगा नदी, ठीक है। तो ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, ये चेदी वंश कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? ये चेदी वंश कहलाता था। नर्मदा और किसके बीच का भाग? गंगा नदी के बीच का भाग जो है, ये चेदी वंश कहलाता था। ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहलाता था? चेदी वंश कहलाता था। समझ में आ गया, ठीक है। और आपका क्या है? दूसरा जो साम्राज्य, जो दूसरा महाजनपद था, वो था आपका अवंती। वो क्या था आपका? अवंती था। तो ये 2 ही महाजनपद थी जो हमारे मध्य प्रदेश में क्या थी? शामिल थी, मतलब मध्य प्रदेश में फैली हुई थी, ठीक है। चेदी और क्या आपका? अवंती। समझ में आ गया। चेदी वंश की जो राजधानी थी, याद रखना, चेदी वंश की, सॉरी, चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। क्या थी भाई? सुक्तिमती थी। ध्यान रखना, क्या थी? सुक्तिमती थी। और अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी? उज्जैन और क्या थी आपकी? माहिष्मती। उज्जैन और महिष्मती या माहिष्मती। समझ में आ गया अभी? क्लियर है? तो 2 ही जनपद, 2 ही महाजनपद कहाँ थे आपके? मध्य प्रदेश में थे। बाकी सब सारे के सारे क्या थे आपके? जो 14 महाजनपद थे वो पूरे भारत में फैले हुए थे, लेकिन 2 क्या है हमारे मध्य प्रदेश में? चेदी और अवंती। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 11वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है अपना? निम्न में से किस शासकों ने महाभारत युद्ध में पांडवों का समर्थन नहीं किया था? देखो महाभारत युद्ध हुआ, ठीक है, आप सभी को मालूम है। तो ऐसा कौन सा शासक, ये ऐसा कौन सा क्या था आपका महाभारत में? ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने क्या नहीं दिया? पांडवों का साथ नहीं दिया, ठीक है। जो 5 भाई थे पांडव, उनका समर्थन नहीं दिया, ठीक है, मतलब धर्म की तरफ से नहीं लड़ा। तो वो कौन था भाई? देखिए चेदी वंश ने बिल्कुल लड़ा था। कारुस वंश ने क्या किया था? पांडवों की ओर से लड़ा था। और दसाण वंश ने भी क्या किया था? पांडवों की ओर से लड़ा था। लेकिन किसने नहीं लड़ा? ये था कौन भाई आपका? हाँ, बिंद वंश। ये बिंद वंश ने क्या नहीं किया था? जो आपके पांडव हैं उनके तरफ से महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा। किसकी तरफ से लड़ा था इन्होंने? इन्होंने लड़ा था किसके? हाँ, कौरवों की तरफ से। किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ से इन्होंने लड़ा था। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं 12। देखिए क्या दिया हमें क्वेश्चन 12 में? क्या दिया है कि महाभारत के युद्ध में, किस युद्ध में भाई? महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में निम्न में से किस वंश के शासकों ने कौरवों का समर्थन नहीं किया था? अब देखो यहाँ पर भाई कौरवों के समर्थन में ऐसा कौन सा वंश था इसमें से जो नहीं था? देखिए नील जो था, नील वंश, ठीक है, नील वंश ने क्या किया है? किसका साथ दिया है? कौरवों का साथ दिया। अवंती, जो उज्जैन की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, चेदी जो थे, चेदी ने किसका समर्थन दिया था? समर्थन किया था पांडवों का। लेकिन अवंती ने किसका किया था? कौरवों का साथ दिया था। किसका दिया था? कौरवों का साथ दिया था। बिंद ने भी, अभी मैंने आपको बताया कि बिंद ने भी किसका साथ दिया था? कौरवों का साथ दिया था। लेकिन चेदी वंश जो है, अभी आप लोग को मैंने बताया कि चेदी वंश ने क्या नहीं किया था? किसका समर्थन नहीं किया था भाई? हाँ, किसका नहीं किया था? कौरवों का समर्थन नहीं किया था। किसका किया था इसने?
हाँ, आपके पांडव वंश का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं किसमें, 13 में। किसमें आते हैं भाई, 13 में। क्या है अपने पास में, देखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क की मुद्रा किस जिले से प्राप्त होती हुई है। देखिए, कुषाण वंश का जो शासक है वो कौन है, कनिष्क। कनिष्क बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों कनिष्क महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना कनिष्क क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि कनिष्क के दरबार में बहुत शानदार शानदार जो थे राजवेद थे, ठीक है, बहुत ही शानदार विद्वान हुआ करते थे, बहुत शानदार विभूतियां हुआ करती थी इनके दरबार में। किसके, कनिष्क के दरबार में। कुषाण वंश का शासक था, ठीक है, कौन, कनिष्क। तो कनिष्क की जो मुद्राएं, अभी बाद में बात करेंगे, इसकी जो मुद्राएं हैं वो शहडोल से मिली है, ध्यान रखना। कहाँ से भाई, शहडोल से प्राप्त हुई है। किसकी मुद्रा, हाँ, कुषाण वंश का शासक कनिष्क की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, आपके शहडोल से प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझो, किसको, कनिष्क को। कनिष्क के दरबार में एक सबसे महत्वपूर्ण, जो कई बार क्वेश्चन आता है कि चरक, कौन व्यक्ति, ये जो चरक है ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, चरक संहिता लिखा है। क्या लिखा है भाई, चरक संहिता। और कई बार पूछता है कि जो चरक है वो किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे भाई, राजवेद, हाँ, कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। और कनिष्क के दरबार में ही एक व्यक्ति था, वो था अश्वघोष। कौन था भाई, अश्वघोष था, जिन्होंने क्या लिखा था आपका, हाँ, बुद्ध चरित्र लिखा था। क्या लिखा था भाई, बुद्ध चरित्र लिखा था। ध्यान रखना, अश्वघोष ने ही क्या लिखा था, बुद्ध चरित्र लिखा था। ये किसके दरबार में थे भाई, कभी, हाँ, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। अब कनिष्क के दरबार में एक और व्यक्ति का नाम याद रखो, कनिष्क के दरबार में और कौन भाई, वो था कौन, नागार्जुन। कौन था भाई, नागार्जुन। और ये जो नागार्जुन थे, इन्हें कहा जाता है उस समय का भारत का आइंस्टीन। उस समय कहा जाता है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, ऐसी ऐसी विभूतियां हमारे कहाँ पर, भारत में हुई है, ठीक है। और जो कि किसके दरबार में थी, ये कनिष्क के दरबार में, ठीक है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता था नागार्जुन को। क्लियर, समझ में आ गया ये चीजें, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या देख लिया भाई, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, शहडोल। क्या हो जाएगा अपना आंसर, शहडोल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए, क्या आप लोगों को ये जो टेस्ट सीरीज है जो चल रही है अपनी, ठीक है, जो आप लोग को मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्या ये उचित है। क्या आप लोग को लग रहा है कि हाँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मिल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत शानदार लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, देखिए क्या है अपने पास में क्वेश्चन, कि प्राचीन जनपद चेदी मध्य प्रदेश के किस जिले में था भाई। देखिए, अब अभी क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए ये तो उज्जैन में आएगा नहीं, क्योंकि उज्जैन में क्या था आपका, अवंती था। क्या था आपका, अवंती। जो मेन था ना, ये कहाँ पर था आपका, ग्वालियर में था। कहाँ पर था भाई, ग्वालियर में। ध्यान रखना, चेदी जो वंश है, जनपद जो है, वो कहाँ था आपके, ग्वालियर में था। कहाँ पर, ग्वालियर में, क्योंकि दोनों के बीच में आता, नर्मदा नदी और गंगा नदी के बीच में क्या है आपका, ग्वालियर वाला भाग है। क्लियर है। यहाँ पर उज्जैन में क्या था आपका, अवंती था। क्या था आपका, अवंती जनपद था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 15 में। किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्रसिद्ध स्थल डांग वाला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में से संबंधित है। डांग वाला मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये किससे है भाई, उज्जैन से है। कहाँ से है भाई, उज्जैन से। और यह वही उज्जैन है जहां पर क्या है आपका, एकमात्र दक्षिणामुखी क्या है आपका, ज्योतिर्लिंग है। क्या है, दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। ये वही उज्जैन है जहां पर किसने शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं पर क्या है आपका, संदीपनी आश्रम है, जहां पर श्री कृष्ण, सुदामा और बलदेव ने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण किया था। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल। और ये वही उज्जैन है जिसे पवित्र नगरी, मंदिरों का नगर, पवित्र नगरी कहा जाता है। ये वही महाकालेश्वर की नगरी है। क्लियर है। और खंडवा, जहां पर क्या है आपका, 2 ज्योतिर्लिंग है। कितने भाई, 2 ज्योतिर्लिंग है। एक साथ 2 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में एकमात्र मिलेगा आपको खंडवा में। खंडवा के कहाँ, ओमकारेश्वर में। ध्यान रखना, खंडवा की कहाँ पर, ओमकारेश्वर में। क्लियर है, हाँ बिल्कुल, ठीक। चलिए, इंदौर जो कि आपकी क्या है, इसे क्या कहा जाता है, हमें मिनी मुंबई बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, मिनी मुंबई बोलते हैं। किसको भाई, आपकी इंदौर को। चलिए क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। खेल नगरी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हमें मध्य प्रदेश की खेल नगरी भी कहा जाता है। किसको, इंदौर को बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 16 में। देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ताम्रपाषाणकालीन
स्थल एरण निम्न में से किस मध्य प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो एरण अभिलेख है वो आपका कहाँ पर है? सागर में है। ठीक है, कहाँ पर है भाई? सागर में क्या है आपका? एरण अभिलेख है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जो एरण अभिलेख है ना, इस एरण अभिलेख में क्या है, जैसे कहाँ पर है आपका एरण अभिलेख? देखिए ताम्र पाषाण कालीन है ये। ताम्र पाषाण मतलब क्या है? जहां पर क्या है ताम्र और जो आपका पाषाण मतलब पत्थर, दोनों क्या है वहां पर मिले हैं। मतलब ऐसी जो ऐसा युग था ये ताम्र पाषाण कालीन युग जिसको बोलते हैं अपन। तो जो एरण है वो क्या था आपका? ताम्र पाषाण कालीन युग था, जहां पर क्या है आपको पत्थर के साथ में आपको तांबे की खोज भी हो गई थी। ये वो स्थल था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, क्या आपका एरण, और एरण कहाँ आता है आपका? सागर जिले में आता है। कहाँ आता है? सागर जिले में। अगर हम बात करें एरण अभिलेख, आपने देखा होगा अभी एरण अभिलेख, अगर हम एरण अभिलेख की बात करें तो ध्यान रखना एरण अभिलेख में क्या है कि हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो हुण थे, ठीक है, क्या थे? हुण थे। हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख में ही आपको क्या मिलेगा? सती होने का प्रमाण मिलता है, एकमात्र सती होने का प्रमाण। क्या होने का? सती होने का प्रमाण एकमात्र कहां से मिलता है? हाँ, सागर के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, जो क्या होती थी, अगर उस समय क्या हुआ करता था कि जो पत्नी अगर क्या हो जाती थी, सॉरी, पति अगर खत्म हो जाता था तो पत्नियां क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। अपने आप को उनको आग में झोंकना होता था। क्लियर है यहां पर? समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा कुछ चीजें और याद रख लो आप लोग एरण अभिलेख से। क्या याद रखना है आपको? एरण अभिलेख का जो कुछ चीजें और अगर मैं आपको बता दूं तो वो क्या है आपका? देखिए जैसे एरण अभिलेख में जो सती प्रथा है, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख तो मिलता है हमें। तो सती प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब समाप्त करना। क्या करना? समाप्त करना। इसका उन्मूलन कब किया गया? तो ध्यान रखना जो सती प्रथा कब समाप्त की गई है, एक तो पहले इसे अवैध घोषित किया गया। ये कब किया गया भाई? 1829 में। ध्यान रखना 1829 में क्या किया गया था? सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, इसे अवैध घोषित कर दिया गया। अब ये किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना 1829 में जो घोषित किया गया था, अवैध घोषित किया गया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में क्या किया गया था? हाँ, इसे समाप्त किया। मतलब इसने किया था भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, क्योंकि उस समय 1829 में क्या है आपका, किसका शासन था हमारे भारत में? अंग्रेजों का शासन था। और ये किसकी सहायता से? ये भी याद रखो, किसकी सहायता से भाई? राजा राम मोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? राजा राम सॉरी किसकी सहायता से भाई? राजा राम मोहन राय की सहायता से। ध्यान रखना किसकी? राजा राम मोहन राय की सहायता से। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये वही राजा राम मोहन राय है जिन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ध्यान रखना 1828 में इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1829 में क्या कर दिया गया? सती प्रथा को क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सती प्रथा का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया। समझ में आ गया अभी? क्लियर? ध्यान रहेगा आप लोग को 1828 में क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना, और 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन मतलब क्या करना? समाप्त करना। उसे अवैध घोषित कर दिया गया कि भाई जो सती है अब वो नहीं होगी। ठीक है, सभी को अपने अपने जीने का अधिकार है, इस तरह से नहीं किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर? हो गया? देखिए अब यहाँ पर जो है अपना, तो अपना आंसर क्या आ गया भाई? हाँ, यहाँ पर आंसर क्या आ गया कि ताम्रपाषाण कालीन युग जो है आपका स्थल एरण में, एरण निम्न में किस जिले में से संबंधित है भाई? सागर से है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कहाँ पर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 17, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आप लोग, कायथा नामक स्थल का संबंध निम्न में से किस सभ्यता से है? देखिए आप लोग ध्यान समझना, यहाँ पर कायथा नामक स्थल का संबंध निम्न में से किस सभ्यता से है? सभ्यता पूछ रहा है वो आपसे, सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वेदिक सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन युग सभ्यता, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका कायथा जो है, ये कायथा कहाँ आता है? पहले ये याद रखो, ये आता है उज्जैन में। कहाँ है भाई? ये जो स्थल है कहाँ पर है? उज्जैन में। तो ये जो कायथा है ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सभ्यता है ये? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। क्या आपका? हाँ, कायथा, जो कि कहाँ पर आपके? उज्जैन में है। और इस कायथा नामक स्थल की खोज किसने किया था? ये याद रख लो, इस कायथा नामक स्थल की खोज किसने किया था? बी एस ठीक है, बी एस बांकड़कर। कौन था भाई? बांकड़कर।
इन्होंने क्या किया था, किसकी खोज की थी, कायथा स्थल की खोज की थी। कब की थी भाई, 1964 में की थी। कब की थी, 1964 में की थी। और 65-66 से क्या हो गया था, 65 से इसमें खुदाई का काम चालू हो गया था। तब इसके बाद में ये पता चला कि भाई ये जो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, ये क्या है, ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। उस समय की बस्तियां मिली वहां पर, उस समय की बहुत सारी चीजें मिली वहां पर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 18 में। कहाँ आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारे पास में, 2 सेकेंड। क्या है अपने पास में, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल सेल चित्रों के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। जो कि आपको वहां पर क्या मिलेंगे, सेल मतलब पत्थरों में क्या मिलेंगे, चित्र मिलेंगे। और सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल का मिलता है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक, ध्यान रखना, प्रागैतिहासिक काल का मिलता है, जहां पर कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है प्रागैतिहासिक काल में। तो उस समय का जो है भीमबेटका में क्या मिलता है, चित्र मिलते हैं, सेल चित्र मिलते हैं भीमबेटका जिस, ठीक है। और ये कहाँ पर है, आपके रायसेन जिले में। कहाँ पर है भाई, रायसेन जिले में। इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। कब भाई, 2003 में शामिल किया गया है यूनेस्को में। कब शामिल किया गया है, 2003 में भीमबेटका को कहाँ शामिल कर दिया गया है, हाँ यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। क्लियर, याद रहेगा आप लोग को बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अगर हम यहीं पर मांडू की बात करें, किसकी बात करें, मांडू। मांडू कहाँ आता है, आपके धार जिले में आता है। और मांडू को क्या कहा जाता है भाई, मांडू को क्या कहा जाता है, अच्छा ये धार में एक चीज़ और याद रखो, धार में क्या है आपकी बाघ की गुफा है। क्या है भाई, बाघ की गुफा कहाँ पर है, आपके धार जिले में है। मांडू अगर हम बात करें, मांडू को क्या कहा जाता है, महलों की नगरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, महलों की नगरी बोलते हैं मांडू को। और मांडू में क्या है भाई, आपको देखने को क्या मिलेगा, बहुत सारे महल देखने को मिलेंगे। इसे आनंद की नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आनंद की नगरी। जहां पर जाने के बाद में व्यक्ति को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद की नगरी क्या आपकी, मांडू, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अगर हम बात करें मांडू में कौन कौन से महल है, तो आप लोग महल याद रखें, ठीक है। कौन सा, जहाज महल। कौन सा आपका, जहाज महल। जहाज महल के साथ में क्या आपका, बाज बहादुर महल। क्या आपका, बाज बहादुर महल, बाज बहादुर महल, ठीक है। यहीं पर क्या है आपका, और महलों की बात करें तो हिंडोला महल। क्या है आपका, हिंडोला महल यहीं पर है, ठीक है। यहीं पर क्या है, एक और महल है जिसका नाम क्या है, बहुत ज़्यादा, दाई का महल, बहुत ज़्यादा फेमस है, दाई का महल, ठीक है। तो ये जो महल है, बहुत ज़्यादा महल कहाँ पर आपके, मांडू में है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं किसकी ओर, 19 की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं भाई, 19 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो देखिए आप लोग क्या है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, आप लोग सभी को मालूम है कहाँ पर है भाई, महाकालेश्वर नगरी क्या है आपकी, महाकालेश की नगरी आपकी उज्जैन है महाकालेश्वर उज्जैन, जो कि आपकी दक्षिणामुखी है, ठीक है। मंदसौर मैंने आपको अभी बता दिया था इससे पहले। चंदेरी कहाँ है भाई, चंदेरी अशोकनगर में, याद रहे आप लोग को, कहाँ पर है भाई, अशोकनगर में है, ठीक है। और चंदेरी में क्या है आपका, चंदेरी का किला है। क्या है आपका, चंदेरी का किला, जिसे किसने बनवाया था, हाँ चंदेरी का किला। यहाँ पर चंदेरी में क्या है, चंदेरी का किला है, जिसे किसने बनवाया था, हाँ कीर्तिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने क्या बनवाया था, चंदेरी का किला का निर्माण करवाया था। समझ में आ गया, अभी क्लियर समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर है। सांची तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। सांची जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रहे आप लोग को कि सांची जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से क्या निकलती है आपकी, बेतवा नदी निकलती है। और कहाँ जाकर के मिल जाती है भाई, हाँ ये मिलती है आपके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास, यमुना नदी में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास कहाँ पर, यमुना नदी में किसका संगम हो जाता है, बेतवा नदी का हो जाता है। और बेतवा नदी को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा। लेकिन किस आधार पे, प्रदूषण के आधार पे, ध्यान रखना, प्रदूषण के आधार पे क्या बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं किसको, बेतवा नदी को। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 20 में, सॉरी क्या है अपने पास में, है राजा माहिष्मती ने किस नगर की स्थापना की थी, है राजा माहिष्मती ने किस नगर की स्थापना की थी। तो ये किसकी की थी भाई, माहिष्मती नगरी की थी। किसकी की थी, माहिष्मती नगरी की स्थापना की थी। चलिए ये बाकी चीज़ें, सांची रायसेन में है, विदिशा आपका, ठीक है मालूम है आप लोग को, ठीक है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। बाकी जो काम है किसने किया था भाई, आपके शुंग वंश ने किया था।
किसने किया था? सुंगवंश ने। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले भी। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 21 देख लें। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती, मतलब ताम्र मतलब तांबे की बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुए हैं भाई? ये हुए आपके कायथा उज्जैन से। कहाँ से हुए? मैंने आपको अभी बताया था कि कायथा उज्जैन से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना। नागदा भी कहाँ आता है? आपका उज्जैन में आता है। नावदा टोली, ध्यान रखना, ये जो नावदा टोली है, नवदा टोली या नावदा टोली बोलते हैं, ये आपका खरगोन में है। ये कहाँ पर? आपके खरगोन में है। ये भी ताम्रपाषाण बस्ती है। क्या है? ये भी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। क्या? आपकी नावदा टोली। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 22। कहाँ आते हैं? 22 में क्या दिया है देखिए आप लोग, 2 सेकेंड। हाँ, क्या दिया आपने? वो मृत्युंजय कर्ण का की जन्मस्थली है। मृत्युंजय कर्ण, जो कर्ण था, मृत्युंजय कर्ण कहा जाता है, उसकी जन्मस्थली क्या है? कुतवार मुरैना आसन नदी। क्या है? कुतवार मुरैना आसन नदी में मृत्युंजय कर्ण की क्या है? जन्मस्थली है। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं कहाँ पर? 23 में। एरण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? एरण अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया हूं कि क्या है भाई, सागर से, और सती प्रमाण यहीं से मिलता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 24 में। देखिए क्या है? उदयगिरी शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? उदयगिरी, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि उदयगिरी जो है आपका कहाँ पर है? विदिशा में। कहाँ पर है भाई? विदिशा में है। क्या? आपका उदयगिरी की गुफा या शिलालेख भी वहीं पर है। गुफा भी वहीं पर है और शिलालेख भी कहाँ पर? आपके विदिशा में है। समझ में आ गया? क्लियर है? बाकी तो आप लोग को ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अभी आप लोग को बता दिया इनकी जानकारी कुछ कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोग को आज, इसलिए मैं क्या करूँगा, 25-25 क्वेश्चन लेंगे हम, लेकिन उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी, कभी 25 कभी 30, ठीक है, जानकारी के आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। लेकिन हाँ, 45 मिनट से ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो आपका, और आधा घंटे से कम का होगा भी नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लें। मंदसौर शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? मंदसौर शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ये किससे है भाई? ये है आपका कुमारगुप्त से। किससे है भाई? कुमारगुप्त से संबंध है। किसका? मंदसौर शिलालेख का संबंध जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त से है। समझ में आ गया? तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। ठीक है, क्या आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है? आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है? हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, जो उससे संबंधित फैक्ट होंगे हम उसको करेंगे। भले हम क्या करें, बहुत ज़्यादा लंबा ना वीडियो बनाएं और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना बनाएं, लेकिन हाँ 45 मिनट का लेक्चर होगा आपका, कंफर्म है कि 45 मिनट का लेक्चर होगा, और लगभग 25-30 और 30 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, और उसमें बहुत सारे आपके फैक्ट रहेंगे शामिल। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख करके बताएं मुझे। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद।